नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जो है वो साप्ताहिक पत्रिका है। अक्टूबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले अक्टूबर महीने का एक पार्ट जो है वो हो चुका है। पिछले जितने भी मंत्र हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हाउ मच पैकेज हैज़ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिलीज फॉर डिजास्टर रिलीफ। तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी डिजास्टर देखने को मिला। काफ़ी जगह बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बादल फटे, वहाँ से नुकसान हुआ। तो अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने आपदा राहत के लिए कितने करोड़ का पैकेज जो है वो जारी किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो जारी किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये जो पैकेज जारी किया गया है, इसमें से 750 करोड़ रुपया जो है वो विशेष रूप से जो है वो राहत पैकेज है, और 1,000 करोड़ रुपया जो है वो मनरेगा के तहत जो है वो फिर खर्च किया जाएगा। ये बात जो है वो कही गई है। और वही बातें जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं वो भी जो था वो आर्टिकल में लिखी गई थी। जैसे कि क्या क्या जिन लोगों के घर पूरी तरह से जो था वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनको जो है वो मुआवजा दिया जाएगा। वो 7 लाख रुपए देने का जो है वो निर्णय लिया गया है। ऐसे कच्चे और पक्के घर जिन्हें आंशिक रूप से जो है वो नुकसान हुआ है, वहाँ पर भी सहयोग राशि जो है वो दी जाएगी। अब वहाँ पर जो है 1 लाख रुपया सहयोग राशि जो है वो देने की बात कही गई है। और इसके अतिरिक्त आपने ध्यान रखना है, कोई दुकानदार है, कोई ढाबा चलाता है, उनको नुकसान हुआ है तो उनको भी जो है वो राहत पैकेज जो है वो देने की बात की गई है। 1 लाख रुपया जो है वो उनको भी दिया जाएगा। किसी की गौशाला को नुकसान पहुंच गया है और गौशाला को नुकसान पहुंचा है तो वहाँ पर भी 50,000 रुपये की राहत पैकेज जो है और राहत राशि जो है वो देने की बात कही गई है। अब ऐसे लोग जिनकी भेड़ बकरियाँ जो है वो मर गई हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है भेड़ बकरियों की, उन्हें भी मुआवजे के रूप में जो है वो राशि दी जाएगी। और ये राशि जो है वो 6,000 रुपया जो है वो होगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रति बीघा मुआवजा देने की बात भी कही है। ये प्रति बीघा मुआवजा जो है उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी जो बागवानी योग्य भूमि थी वो जो है जिसको क्षति पहुंची है वहाँ पर। यहाँ पर मुआवजा जो है इसमें इजाफा कर 10,000 रुपया कर दिया गया है। और फसल के नुकसान पर प्रति बीघा जो है वो 4,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आर्टिकल में अलग अलग बातें लिखी गई थी कि जैसे कि 829 करोड़ रुपया जो है वो जारी किया गया है ताकि जो जल शक्ति विभाग है वो विभिन्न परियोजनाओं को आप पुनर्निर्माण कर सके, उनकी बहाली कर सके। इसके अलावा 671 करोड़ रुपए भी जो है वो अन्य विभागों को जारी किया जाएगा और जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा ताकि ये काम जो है वो जल्दी से चल पड़े। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं, परंतु एक बात इंपॉर्टेंट रह गई थी, वो थी कमीशन के बारे में। उसका कोई जिक्र नहीं है। खैर, कोशिश की जा रही है, यही जो है वो कहा जा रहा है, और जल्दी ही कमीशन देखने को मिल सकता है, यही कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं एट विच प्लेस वॉज शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी हाल में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का जो है वो अनावरण किया गया। क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने जो है वो शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का टीजर जो था वो जारी किया। इससे पर्यटन को जो है वो बढ़ावा मिलेगा। ये ऑप्शन है जुनगा जो है वो सही आंसर होगा। जुनगा जो है वो सही आंसर है। शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2023 का जो टीजर जारी किया गया है, और ये फेस्टिवल जो है वो 12 से 15 अक्टूबर के बीच 2023 में जो है वो होगा। और इसमें पर्यटन विभाग और दी ग्लाइड इन के जो संयुक्त सहयोग है, इससे जो है ये फेस्टिवल शिमला के जुनगा में जो है वो आयोजित किया जाएगा। अच्छा, जुनगा का नाम सुनकर कुछ माइंड आपका क्या कुछ चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो 1-2 दिन पहले ही का मिशन एलाइड पार्ट जल्दी से सोचिए उसके बारे में। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक लैब जो है वो जुनगा में स्थित है। ये तो आपको पता है, परंतु ये स्थापित कब की गई थी? तो ये 1988 में स्थापित की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये हमने पहला ही क्वेश्चन जो था वो मिशन एलाइड में पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक लैब जो है वो जुनगा में है और 1988 में जो था ये एस्टेब्लाइज की गई थी। इस तरह के और भी क्वेश्चन मिशन एलाइड में हम डिस्कस करते रहते हैं, आपको पता ही है। चलिए जी, ये क्वेश्चन हो गया, फ्लाइंग फेस्टिवल के बारे में हो गया। यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन विभाग तो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, परंतु किसके सहयोग से? तो द ग्लाइड इन करके नाम है, द ग्लाइड इन के सहयोग से जो है ये किया जा रहा है। और 12 से 15 अक्टूबर, चलो डेट तो इतनी ज़रूरी है भी नहीं। अलग अलग जो पर्यटन से रिलेटेड गतिविधियाँ होंगी, देश विदेश से जो है वो पैराग्लाइडर यहाँ पर आएंगे, वो भी यहाँ पर आकर हिस्सा जो है वो लेंगे। तो वही पुरानी बातें हैं, ये नाम से पता चल रहा है। और हमने एक और क्वेश्चन क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो पैराग्लाइडिंग का जो प्री वर्ल्ड कप है ना, वो कहाँ पर हो रहा है या फिर कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो वो जो है वो धर्मशाला, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, बीड़ बिलिंग,
आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है बीड बिलिंग, ठीक है, यहाँ पर जो है वो आयोजित करने की बात जो है वो कही गई है। तो वो भी कप आपने ध्यान रखना है जो बीड बिलिंग में वर्ल्ड कप लेवल का जो है वो होता है, और पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप करके जो है उसको नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें जी हमारे पास क्या है, बोलते हैं इंडियन कबड्डी टीम कैप्टन रितु बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो इंडियन कबड्डी टीम की कैप्टन है वो रितु को जो है वो बनाया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि रितु जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं, कहाँ से ये बिलोंग करती हैं। तो ये जो है ये सिरमौर ज़िले से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चलो ठीक है, सिरमौर ज़िले से जो है वो संबंध रखती हैं। कबड्डी टीम जो है पूरा नाम है इनका रितु नेगी, रितु नेगी इनका पूरा नाम है, और कबड्डी टीम का जो है वो उनको कैप्टन बनाया गया था, महिलाओं की जो कबड्डी टीम थी। और इस कबड्डी टीम ने जो है वो कहाँ पर जाकर भाग लेना था, इसने जो है भाग लेना था जो 19 नंबर की एशियन गेम्स हुई। कहाँ पर हुई 19 नंबर की एशियन गेम्स, ये जो है वो चाइना के होंगजो रीजन में जो है देखने को मिली, होंगजो रीजन में देखने को मिली। यहाँ से हम ये भी बात कर लेते हैं कि इंडिया को टोटली जो है वो कितने मेडल यहाँ पर मिले, क्योंकि 1 नंबर का ये पक्का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है इंडिया की मेडल टैली के बारे में। अगर देखो हम बात करें तो पहले तो पता होना चाहिए कि इंडिया कौन से नंबर पर रहा, इंडिया को कितने मेडल यहाँ पर मिले, और भी यहाँ से बातें हम जानते हैं। पहले क्वेश्चन आप ये नोट करें कि 19 नंबर की एशियन गेम थी, चाइना के होंगजो में जो था ये देखने को मिली। और अब यहाँ पर मेडल टैली की अगर हम बात करते हैं तो मेडल टैली में आपने अभी के अभी नोट करना है कि सबसे पहले नंबर पर जो है वो चीन रहा है, सबसे पहले नंबर पर चाइना रहा है, दूसरे नंबर पर जो है वो जापान रहा है, तीसरे नंबर पर कोरिया रहा है, और चौथे नंबर पर रहा है अपना देश भारत। ये आपने ध्यान रखना है, अपना देश भारत चौथे नंबर पर जो है वो रहा है। भारत ने टोटल जो है वो 107 मेडल जो है वो यहाँ पर जीते हैं। 107 मेडल में से 28 मेडल जो है वो गोल्ड मेडल हैं, और 28 के अलावा अगर हम जाने गोल्ड के अलावा जो है कौन कौन से मेडल हैं, 28 के बाद 38 है सिल्वर मेडल और 41 है ब्रॉन्ज मेडल। ये आपने ध्यान रखना है। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि चाइना के द्वारा टोटल कितने मेडल जीते गए, चाइना के द्वारा 383 मेडल जो था वो जीते गए। देखो टैली कितनी ज़्यादा आगे है जाकर, चाइना कितने ज़्यादा मेडल जो है वो यहाँ पर जीत कर लाया है। और अगर हम बात करते हैं चाइना के अलावा जापान की, कि जापान ने जो है वो कितने मेडल यहाँ पर जीते हैं, जापान ने 188 मेडल जो है वो यहाँ पर जीते हैं। अगर हम कोरिया की बात करते हैं तो कोरिया ने जो है वो 190 मेडल जो है वो यहाँ पर जीते हैं। पता चल गया आपको, 383 मेडल जो है वो चाइना के द्वारा जीते हैं, जापान के द्वारा जो है 188 मेडल जो है वो जीते हैं, कोरिया के द्वारा जो है वो 190, और अपना देश भारत महान जो है वो उसके द्वारा 107 मेडल जीते गए हैं। भारत का एग्जैक्टली ध्यान भी रखना है कि कितने गोल्ड हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं। तो 28 जो है वो गोल्ड मेडल हैं, 38 जो है वो सिल्वर मेडल हैं, 41 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। एक और बात यहाँ से ये आप नोट करें कि उज्बेकिस्तान जो कंट्री आती है वो इंडिया के बाद आती है। चलो ठीक है, चौथे नंबर पर तो अपना इंडिया आ गया, 5वें नंबर पर उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान के द्वारा 71 मेडल जो है वो जीते गए हैं। तो उज्बेकिस्तान ने भी काफ़ी अच्छा रैंक हासिल किया है। ये सारी लिस्ट मैं आपके साथ टेलीग्राम पर बार बार शेयर करता हूँ। टेलीग्राम के अलावा इस बार मैंने व्हाट्सएप पर ये फ़ोटो जो था वो आपके साथ शेयर किए थे, क्योंकि ये फ़ोटो नोट करना बहुत ज़रूरी था। तो वहाँ से आप इस तरह की चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन। बहुत बार पढ़ते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में, इस बार गिरिराज पत्रिका में भी जो था वो इसके बारे में आया था। तो जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एक। ये जो आपका कालका शिमला रेलवे लाइन है ना, इसका आपने ध्यान रखना है कि इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे वो थे HS हैरिंगटन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। HS हैरिंगटन जो था वो इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। चलो सही बात है। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं कि लॉर्ड कर्जन क्या थे। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इनॉग्रेट की गई थी इनके कार्यकाल के दौरान 1903 में ये रेलवे लाइन। ये ध्यान रखें, इसमें जो था वो 103 टनल्स आती हैं, और टोटल नंबर ऑफ पुल अगर हम बात करें ब्रिजेस 164 जो है वो आते हैं। देखो टनल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, 103 टनल्स शिमला में 103 करके जो है वो जगह का नाम भी रखा गया है। तो ये टनल्स के ऊपर ही रखा गया है। 103 टनल है तो 103 वहाँ का नाम रख दिया जहाँ पर ये 103 टनल है। आपने ध्यान रखना है ये हमारी ऐसी जो रेलवे लाइन है ना, ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो शामिल की गई है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई है कौन से ईयर में, 2008 में जो था ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल की गई थी।
ये आपने ध्यान रखना है। विस्टाडोम भी अब यहाँ पर जला दी गई है। अभी हुआ क्या था, अभी जो था वो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड जो हुआ था ना शिमला में, उसके कारण जो था ये ट्रैक जो था वो हवा में लटक गया था। मतलब ट्रैक हवा में ही था, नीचे का जो जितना भी पोर्शन था ना वो सारा चला गया था। तो फिर से जो था वो इसको स्टार्ट कर दिया गया। इन्होंने फटाफट ट्रैक के नीचे जो भी डंका देना था, जो भी करना था वो करके जो है वो फटाफट अब ये काम चल पड़ा है, ट्रेन यहाँ पर चल पड़ी है, ये कहा गया। तो यहाँ पर एक और बात कही गई थी कि ये जो लगभग इसकी लंबाई है वो कितनी है शिमला से कालका की, वो 96.6 किलोमीटर है। ये आपने ध्यान रखना है एक और बात। और ये ध्यान रखें कि इस ट्रैक पर जो है वो कितना चौड़ाई है। जब ये निर्माण किया गया है तो इसकी चौड़ाई जो था, ये इम्पोर्टेंट तो है नहीं परंतु फिर भी नोट करें, 0.762 मीटर करके जो है वो इसकी चौड़ाई जो था वो है। इस चौड़े ट्रैक की इसकी इतनी चौड़ाई है, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर अब आप करंट अफेयर का क्वेश्चन नोट करें, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनता है। देखिए अभी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है वो दो आइटम या फिर 2 जगहें जो हैं वो शामिल की गई हैं। 41 और 42 साइट जो है अभी शामिल की गई है। अब ये 41 नंबर की कौन सी है, 42 नंबर की कौन सी है? 41 नंबर की जो है वो है शांति निकेतन, ये आपने ध्यान रखना है। टेलीग्राम पर भी मैंने क्विज डाला था, शांति निकेतन का नाम ध्यान रखना है। और 47 नंबर पर जो है वो होयसाला टेम्पल है। होयसाला टेम्पल भी आपने ध्यान रखना है। होयसाला टेम्पल ये कहाँ पर पड़ता है? होयसाला टेम्पल जो है वो कर्नाटक में जो है वो पड़ता है। और शांति निकेतन कहाँ पर पड़ता है? वेस्ट बंगाल में जो है वो पड़ता है। तो ये 41, 42 नंबर की साइट्स आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं अपने टेस्ट सीरीज़ में, जो एलाइड की हमने टेस्ट सीरीज़ चलाई है। ठीक है, एलाइड के एग्ज़ाम को तो वो कवर करेगी, परंतु और भी आपके एग्ज़ाम होंगे, डेफिनेटली आपको वहाँ पर भी जो है वो हेल्प मिलेगी। शेड्यूल्ड वे में पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट होगा कुछ दिनों के बाद। दूसरे टेस्ट में जो कमियाँ रह जाती हैं वो पूरी कीजिए, फिर तीसरे टेस्ट दीजिए तैयारी करके, फिर तीसरे के बाद चौथा, 5वां, छठा, 10वां, ऐसे थोड़े दिनों के बाद आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। एक टेस्ट के बाद फिर आप तैयारी करके अगर हर एक टेस्ट को देते हैं ना, तो आपको खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी कि आपने कितना कुछ जो है वो सीख लिया है। ठीक है जी, तो टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से अवेल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु एस्टेब्लाइज्ड संकट मोचन टेम्पल इन शिमला। तो बोलते हैं कि संकट मोचन मंदिर जो शिमला का है, इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी। देखो पहली बात ध्यान रखनी है कि संकट मोचन मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। संकट मोचन मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो स्थित है। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गिरिराज पत्रिका में इसको लेकर आर्टिकल आया था। बाबा नीम करोली जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नीम करोली जी ने जो था वो इसकी स्थापना की थी। अब इस मंदिर के बारे में जो है थोड़ा सा जान लेते हैं। इस मंदिर के निर्माण की जो परिकल्पना थी वो 1950 में जो था वो रखी गई थी। 1950 में जो था वो इसकी स्थापना एक तरह से की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और भगवान हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही श्रद्धा लोगों की यहाँ पर है। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि 1962 में जो था मंदिर का निर्माण जो था वो शुरू हो गया था। 1966 में ये बनकर पूरा हो गया था। वैसे तो हम 1950 पढ़ते हैं आमतौर पर, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कब स्थापित किया गया था, परंतु आर्टिकल जो दिया गया था उसमें ये पूरा लिखा गया था कि 1962 में जो था वो इसका निर्माण स्टार्ट हो गया था। 1962 के बाद 1966 में जो था ये निर्माण जो था वो पूर्ण हो गया था। और इस मंदिर में जो है वो भगवान हनुमान के अलावा जो है वो राम दरबार भी है, भगवान शिव का मंदिर है, भगवान गणेश का मंदिर है, मूर्तियां हैं। और इसी के साथ जो था वो तारा देवी मंदिर के बारे में भी जो था वो दिया गया था। तारा देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तारा देवी मंदिर जो है वो शिमला में स्थित है। अब उस मंदिर के बारे में क्या दिया गया था? उस मंदिर के बारे में दिया गया था कि समुद्र तल से जो है वो 1800 मीटर ऊंचाई, 850 मीटर ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। इस मंदिर के बारे में दिया गया था कि मंदिर लगभग 250 वर्ष जो है वो पुराना है। और एक जनश्रुति के अनुसार ये कहा जाता है कि सेन वंश के राजा हुआ करते थे भूपेंद्र सेन, ये शिकार खेलने शिमला आए थे तथा पैदल चलने के लिए चले थे। और चलते चलते जब थकावट हो गई तो उन्हें नींद जो था वो किसी कारण रास्ते में आ गई। जब थक गए थे तो नींद आ गई होगी। उन्हें सपने में जो था वो माता तारा देवी ने जो था वो आशीर्वाद दिया था और दर्शन दिए थे। और देवी के जंगल के शिखर पर जो था एक मंदिर निर्माण की जो था वो उन्हें प्रेरणा मिली। और राजा ने तुरंत ही जो था वो 50 बीघा भूमि देकर जो था वो मंदिर के निर्माण का निर्णय यहाँ पर लिया था। बाद में वंशज हुए राजा के बलवीर सेन, इन्होंने मंदिर में जो था वो माता तारा देवी की अष्टधातु की मूर्ति जो था वो स्थापित करवाई थी। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी 2018 में ही जो है वो किया गया है। 2018 में जो था वो 90 पुजारियों द्वारा जो था वो स्थापित की गई थी यहाँ पर माता तारा की मूर्ति, ये भी आपने ध्यान रखना है।
तो ये मंदिर के बारे में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले तारा देवी मंदिर जाने की तो तारा देवी मंदिर ज़रूर जाएं। और तारा देवी मंदिर के अलावा आप जब वापस आ सकते हैं शिमला की ओर तो संकट मोचन मंदिर भी जो है वो आप विजिट कर सकते हैं। लास्ट एडिशन में हमने कामना देवी टेम्पल भी पढ़ा था, वो भी शिमला में ही स्थित है, तो वहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं। और जाखू मंदिर भी हमने पढ़ा था पिछली एडिशन में, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं, तो इनमें जो है वो आप विजिट कर सकते हैं। लोगों का श्रद्धा यहाँ पर बहुत रहती है, लोग बहुत मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं अंडर इंदिरा गांधी गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम हाउ मच इंसेंटिव अमाउंट विल बी गिवन टू फैमिलीज एडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग आफ्टर हैविंग अ डॉटर। तो बोलते हैं पूरा क्वेश्चन समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी जो बालिका सुरक्षा योजना है इसके तहत एक बेटी के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाले परिवार को कितनी प्रोत्साहित राशि देने का निर्णय जो है वो लिया गया है। अब देखो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कहा कि इंदिरा गांधी बालिका योजना जो है इसके तहत कोई एक बेटी के बाद परिवार नियोजन इनके फैमिली प्लानिंग जो स्कीम है उसको अडॉप्ट कर लेता है तो उसको जो है वो अमाउंट दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा उसको 2 लाख रुपया देने की बात कही गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब 2 लाख रुपया देने की बात कही गई है, इससे पहले ये अमाउंट जो था वो 35,000 रुपया दिया जाता था, परंतु अब बढ़ाकर जो है वो 2 लाख कर दिया गया है। अगर किसी की 2 बेटी हैं, 2 बेटियों के बाद जो है अगर कोई चाहता है फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करना तो वो भी जो है उसको भी राशि दी जाएगी। उसको पहले 25,000 रुपया दिया जाता था, अब 25,000 के बजाय जो है वो 1 लाख रुपया देने की बात जो है वो यहाँ पर कही गई है। अब देखो यहाँ से ना डायरेक्ट रूप में ये बात की जा रही है कि बेटियाँ जो है ना, बेटियाँ का एक तरह से आपको पता है कि बेटियाँ माना जाता है कि बेटियाँ का शादी हो जाएगी तो लोग बेटी के बजाय बेटा जो है वो चाहते हैं हर बार ही, परंतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे ले जाओ, इस तरह से जो है ये बस वही उसी और जो है वो कदम है वुमेन एम्पावरमेंट की ओर, ये आप कह सकते हैं। अब देखो एक बात मैं यहाँ से कहूँगा कि अभी पार्लियामेंट ने क्या किया, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की बात कही है, लोकसभा में भी विधानसभा में भी। अब आपने एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है जो एक और नंबर आपका पक्का करेगा। 2023 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिए गए, इकोनॉमिक्स में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया, इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र में जो है अर्थ विज्ञान में जो है ये नोबेल प्राइज़ दिया गया। किसको दिया गया? ये दिया गया क्लाउडिया गोल्डिन को। किसको दिया गया? इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ कि क्यों इनका नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्लाउडिया गोल्डिन का नाम पहले आप लिख लें कि इनको जो है ये दिया गया है। अब इनको दिया गया है, इन्होंने क्या किया, जो हमारा काम होता है ना कि महिलाओं के काम को लेकर इन्होंने रिसर्च किया कि महिलाओं का किस तरह से जो है वो पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में जो है वो हाल है। इन्होंने जो है वो बहुत सारा रिसर्च किया, काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रही थी। अब इन्होंने ये कहा कि महिलाओं को ना कम, एक तो महिलाओं को देखो कम वेजेस जो है वो मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, और घर का काम काज जो वो करती हैं उसमें ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, बाहर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, आगे डिसीजन मेकिंग में उनका रोल कम रहता है। तो ये पहली बार मतलब रेयर होता है ऐसा कि इकॉनमी जो है वो सिंगल पर्सन को जो है वो अवार्ड दिया जाए, और क्लाउडिया गोल्डिन इस बार अकेली हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। अब इन्होंने महिलाओं को लेकर स्पेशल रिसर्च जो था वो किया था, जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला। महिलाओं की जो प्रोग्रेस है वर्कफोर्स में, अब देखो होता क्या है, आप एक बात अभी भी नोट करके देखिए। अभी कहा जाता है ना कि अभी मतलब हम देश बहुत आगे निकल चुका है, महिलाओं को पुरुषों के समान जो है वो राइट्स मिलते हैं, परंतु आप कभी प्राइवेट स्कूल का एग्जाम्पल दे के देखिए। प्राइवेट स्कूल जो होते हैं ना, वहाँ पर आप क्या देखेंगे, मैक्सिमम जो खासकर जो मीडियम और छोटे लेवल के स्कूल होते हैं वहाँ पर ज़्यादा, खास बड़े स्कूल्स को भी आप देख लेना, लेडीज़ टीचर जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। क्यों लेडीज़ टीचर ज़्यादा होती हैं? क्योंकि ये कम वेजेस पर जो है वो काम कर लेती हैं। किसी को 5, 7, 8, 10 इस तरह से जो है वो अमाउंट ये प्राइवेट स्कूल्स के देंगे, एक्सप्लॉयटेशन अलग से करेंगे ना। तो ये आज भी जो है वो रेलिवेंट है। कहा तो जाता है कि महिलाएं एम्पावर हो चुकी हैं, परंतु आज भी महिलाओं का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो एक्सप्लॉयट जो है वो कहीं ना कहीं पर हो रहा है, चाहे इनडायरेक्टली हो रहा है चाहे डायरेक्टली हो रहा है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पर इक्वलिटी महिलाओं के साथ ज़रूर है, परंतु ये सेक्टर ही मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, मैक्सिमम आप नोट करके देखिएगा आपके आस पड़ोस में जो स्कूल होंगे महिलाएं ही वहाँ पर ज़्यादा टीचर हैं। तो ये एक इस तरह के रीज़न होते हैं कि इस तरह का रिसर्च जिन्होंने और किया, पूरे वर्ल्ड में जो है इस तरह की चीज़ें पाई गई। और आपकी इसमें क्या राय है, आप क्या समझते हैं ना, ज़रूर बताना कमेंट करके। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन। लाल बहादुर शास्त्री जयंती हर वर्ष जो है वो कब मनाई जाती है? देखो
गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, ठीक है। तो गांधी जी का नाम सभी याद रखते हैं कि गांधी जयंती मनाई जाती है, नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है, स्वच्छ भारत दिवस जो है वो मनाया जाता है। परंतु लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री जो था ना, ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाद जो था ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो था वो इंडिया के बने थे। ये आपने इनके बारे में ध्यान रखना है। इनके बारे में टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा जो था वो किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो था वो किसके द्वारा दिया गया था? शास्त्री जी के द्वारा ही दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही। तो 1 नंबर ये भी पक्का करें। पैदा कब हुए थे ये, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? और तो 2 अक्टूबर 1904 को 1904 को इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में जो था वो इनका जन्म हुआ था। मुगल सराय नामक गांव में जो था वो इनका जन्म हुआ था। ये आपने इनके बारे में ध्यान रखना है। शास्त्री जी के बारे में पता चल गया। गांधी जी के बारे में भी हम यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। देखो, गांधी जी का जन्म जो था ना वो 2 अक्टूबर को हुआ था। और कौन से ईयर में हुआ था इनका जन्म? तो 1869 में जो था वो इनका जन्म हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कब जो था वो इनका जन्म हुआ था। 1869 में इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था पोरबंदर में। ये भी आपने ध्यान रखना है। असैसिनेट जो था वो इनको किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा। 30 जनवरी का दिन था और 1948 जो था वो ईयर था। 30 जनवरी थी 1948 था जिस दिन इनको असैसिनेट जो था वो किया गया था। इनकी जहाँ पर समाधि है उस जगह को जो है वो राजघाट के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो राजघाट कहा जाता है जहाँ पर इनकी समाधि बनाई गई है। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो था ना, ये इन्होंने ही इंडिया की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसको एक शेप जो था वो एक तरह से दी थी। इनकी माता से ये बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। तो माता का नाम क्या था? पुतली बाई जो था वो माता का नाम था। ये भी आपने ध्यान रखना है कि माता का क्या नाम था। पत्नी का नाम जो था वो कस्तूरबा गांधी था। ये आप यहाँ पर नोट करें, पत्नी का नाम और माता का नाम। इनको देखो, महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो था वो इन्हें महात्मा का टाइटल जो था वो दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर वो एक पर्सनैलिटी हैं जो पहले नॉन यूरोपियन थे, पहले इंडियन आप कह सकते हैं। ये थे जिनको नोबेल प्राइज़ जो था वो दिया गया था 1913 में। 1913 में जो था वो इनको नोबेल प्राइज़ जो था वो दिया गया था। ये आपने टैगोर जी के बारे में जो है ध्यान रखना है। टैगोर जी ने जो था वो अपना नाइटहुड का टाइटल भी जो था वो वापस कर दिया था। टैगोर जी को नाइटहुड का टाइटल जो था वो 1915 में जो था वो दिया गया था। परंतु जब जलियांवाला का बाग हत्याकांड हुआ था ना, तो उस दौरान इन्होंने ये वापस भी कर दिया था। यहाँ पर ना बातों बातों में क्वेश्चन रह गया बताने से। वो कौन सा क्वेश्चन है? देखो, कबड्डी का तो हमने जान लिया कि किसने अगुवाई की, पूरा हमने जान लिया। परंतु कबड्डी टीम में इंडिया की क्या महिलाओं ने मेडल भी जीता? कोई तो गोल्ड मेडल जीत कर ये लाई। ये आपने ध्यान रखना है कि गोल्ड मेडल जीत कर लाई। जो 28 गोल्ड मेडल है ना, वहाँ पर एक मेडल जो है वो कबड्डी का भी है। और कबड्डी को जो है गोल्ड मेडल जो है वो यहाँ पर मिला है। तो पूछा जाए ना कि वुमेन कबड्डी की अगुवाई किसने की थी और मेडल कौन सा जीता यहाँ पर, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर देखें जी, क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वुमेन ऑफ विच एज ग्रुप कैन सेट अप देयर एंटरप्राइजेज। तो बोलते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई गई है, इसमें किस आयु वर्ग की महिलाएं जो है वो क्या कर सकती हैं? अपना कोई भी उद्यम जो है वो स्थापित कर सकती हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अब आपने बताना है कि कौन सी आयु वर्ग की महिलाएं जो है वो यहाँ पर अपना उद्यम स्थापित कर सकती हैं। पुरुषों के लिए आप एज ग्रुप बता दीजिए। लास्ट एडिशन में हमने डिटेल से जो था वो डिस्कस किया था। इस एडिशन का पीडीएफ और पिछली एडिशन का पीडीएफ तो शायद मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, परंतु इस एडिशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना। टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सब चीज़ें आप ज्वाइन कर लें ताकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होती है वो आपको मिल सके और आपकी सक्सेस में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर सके। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।